हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड के इतिहास को। तो देखो, उत्तराखंड के इतिहास में हम कुछ पार्ट आपके देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे शकों की और उत्तराखंड में कुषाण शासक की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूँ भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता है मौर्य साम्राज्य आपका चल रहा था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य आपका चलता है। और मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चलता है भैया? 322 ईसा पूर्व से आपका 185 ईसा पूर्व तक, क्योंकि फिर आपका जो मौर्य उत्तर काल है वो आ जाता है, शुंग वंश की आपकी स्थापना हो जाती है, आप सभी को पता है। तो क्या होता है, सम्राट अशोक अपनी भैया उत्तरी सीमा को दर्शाते हैं। ठीक है, उत्तरी सीमा को दर्शाते हैं और अपना एक शिलालेख स्थापित करते हैं प्राकृत भाषा में। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में। कहाँ पे करते हैं भैया? कालसी में। ठीक है, कालसी में करते हैं और उसमें जो है कुड़िंदों के लिए पुलिंद शब्द हमें मिलता है। अब यहाँ से हमें पता लग जाता है कि प्रारंभ में जो आपके कुड़िंद रहे होंगे वो मौर्य साम्राज्य के अधीन होंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अधीन होंगे, फिर बाद में जाके वह स्वतंत्र हो गए, क्योंकि आप सभी को पता है मौर्य उत्तर काल आ गया आपका। ठीक है, तो वह आपके स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होने के बाद वह अपने सिक्के जो है वो जारी करते हैं, क्योंकि अब वह स्वतंत्र हो गए हैं तो अपने सिक्के बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, तो सिक्के हमें उन्हें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सम्राट अशोक की भैया मृत्यु हो जाती है, धीरे धीरे आपका पतन स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं आपके मौर्य उत्तर काल की, तो आप सभी को पता है भैया मौर्य उत्तर काल में क्या क्या आते हैं। अगर भारत में मैं विदेशी आक्रमणों की बात करूं तो इंडो ग्रीक आते हैं, सबसे पहले इंडो ग्रीक आते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास को लेकर देखेंगे हम, उसी के बेस पे उत्तराखंड के इतिहास को भी एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक आते हैं। अब इंडो ग्रीक के बाद कौन आते हैं? शक आते हैं, शक लोग आते हैं। अब इन्हीं शक से रिलेटेड है भैया आपका उत्तराखंड में भी शकों का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में तो जा नहीं पाते हैं भैया शक लोग। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी आपके कुड़िंदी लोग ही राज कर रहे होते हैं। तो देखो, इस समय जो शक आते हैं वो आते हैं आपके कुछ तराई क्षेत्रों में। ठीक है, और उनकी पुष्टि हमें कहाँ से होती है भैया? उनकी पुष्टि हमें होती है कटारमल सूर्यदेव मंदिर से। अगर मैं बात करूँ, विशेष रूप से प्रसिद्ध है आपका कटारमल सूर्य मंदिर। ठीक है, अब देखो, ये तो हमें बात हो गई, हमने कर ली भैया शकों की। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान में देना, जब अगर मैं बात करूं शकों से पहले इंडो ग्रीक आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? इंडो ग्रीक आते हैं ना शकों से पहले। तो इंडो ग्रीक लोग जो होते हैं ना, उन्हें सिक्के बनाना अच्छे से आता होता है, इसीलिए आप सभी देखोगे ना, जो कुड़िंद लोगों के सिक्के हैं ना, उनका कुछ प्रभाव इंडो ग्रीक में भी आपको देखने को मिलेगा। यानी इंडो ग्रीक के सिक्के जो है कुड़िंद लोगों से हल्के फुल्के आपके मिलते जुलते देखने को मिलेंगे, यानी प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि उस समय जो राज चल रहा होता है ना इंडो ग्रीक के समय, उस समय चल रहा होता है कुड़िंद। ठीक है, फिर शक लोग आ जाते हैं, शक लोग अपना जो है क्षेत्र बढ़ाते हैं भैया और उत्तराखंड की ओर भी आते हैं, लेकिन वो तराई क्षेत्रों में आते हैं। अभी भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे कौन है? कुड़िंद लोग ही राज कर रहे हैं आपके। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया हम शुंग वंश, तो हमने देख लिया। अब शुंग के बाद कौन आते हैं भैया? अगर मैं भारतीय इतिहास को लेके चलूँ तो इंडो ग्रीक के बाद आते हैं शक। ठीक है, शक आते हैं। ठीक है, शुंग कह दिया मैंने, शुंग इससे पहले आते हैं मौर्य उत्तर काल में शुंग वंश। फिर शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश के बाद तो फिर आपका धीरे धीरे हो जाता है यवनों का आक्रमण हो जाता है, यानी विदेशी आक्रमण होने लग जाते हैं। इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण ये सभी आ जाते हैं। शक, फिर आते हैं पहलव। ठीक है, पहलव के बाद आते हैं कुषाण। अब इन कुषाणों के समय में हम देख लेते हैं भैया, उत्तराखंड में कुषाण शासक के हमें जानकारी प्राप्त होती है, आप सभी को पता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखो, उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं कुषाण शासन की, तो कुषाण कालीन मुद्राएं हमें वीरभद्र, मोरध्वज, गोविषाण से प्राप्त हुई हैं, यानी ऋषिकेश, कोटद्वार और काशीपुर से हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलो, अब ये तो हमें भैया प्राप्त हो गई है मुद्राएं। तो अब क्या होता है ना, अगर मैं बात करूं आपके कुषाण वंश की, तो पहले तो इनके संस्थापक को जान लो। जो कुषाण वंश के संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके कुजुल कटफिशर्स को। ठीक है, कुजुल कुजुल कटफिशर्स को इसका संस्थापक माना जाता है।
ठीक है। अगर मैं बात करूं जो गोविषाण के सिक्कों की खोज है वो कब की थी भैया, जो गोविषाण यानी काशीपुर में सिक्कों की खोज कब हुई थी, तो वह हुई थी भैया आपके सन 1960 में केपी नौटियाल जी के द्वारा। ठीक है, केपी नौटियाल जी के द्वारा होती है। आप सभी को पता है कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है वह कनिष्क था। कौन था भैया, कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क था। चलो, अब कनिष्क था भैया, अब कनिष्क था। और अगर मैं बात करूं आपके आगे की, ठीक है, अगर आगे की बात करूं तो कनिष्क ने जो चलाया था ना, वो ध्यान में रख लेना, शक संवत चलाया था आपका 78 ईस्वी में, शक संवत चलाया था, शक संवत चलाया था। भारतीय इतिहास को लेके देख रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड में क्या क्या प्रभाव पड़े, ठीक है, उससे आपका उत्तराखंड इतिहास भी जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो और देखो फिर अब बात आई है आपके कनिष्क की। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या कनिष्क के दरबार में पाशर्व जी थे, पाशर्व जी थे, वसुमित्र जी थे, अश्वघोष जी थे, नागार्जुन जी थे, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये सभी उनके दरबार में ही थे क्या। ठीक है, चलो, लेकिन अब देखो ध्यान में रखना, जब कुषाण लोग आते हैं ना, कुषाण लोगों के समय में भी, कुषाण लोगों के समय में भी आपके कुषाण लोग अभी भी तराई क्षेत्रों में हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी कुड़िंद लोगों का ही वास है भैया। ठीक है, कुड़िंद लोग ही अभी राज कर रहे हैं। ठीक है, चलो समझ गए। अब बढ़ें फिर आगे की ओर। ये तो हमने बात कर लिया आपके कुड़िंद लोगों की। ठीक है, कुड़िंद लोगों की बात कर ली जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में थे। और कुषाण लोग किधर हैं भैया, अभी कुषाण लोग शासन कर रहे हैं, कुछ बहुत तराई क्षेत्रों में, कुछ आपके पर्वतीय क्षेत्रों के भाग में भी ये पहुंच गए हैं, लेकिन ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं आए हैं अभी। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके और भैया कुषाण कालीन, ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है, जो एक थे हमारे हुविष्क। ठीक है, हुविष्क, कनिष्क के बाद आते हैं हुविष्क। ठीक है, तो हुविष्क जो आते हैं ना, तो इनकी जो मुद्राएं हमें मिलती हैं, स्वर्ण मुद्राएं इनकी हमें मिलती हैं भैया, कहाँ से, मुनि की रेती से, मुनि की रेती से। अब आप मुझे बताएंगे मुनि की रेती कहाँ है भैया। ठीक है, मुनि की रेती से इनकी लगभग 44 जो है स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, 1972 की बात है ये आपकी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं और स्वर्ण मुद्राओं की, तो वासुदेव द्वितीय एक शासक होते हैं आपके, वासुदेव द्वितीय, वासुदेव द्वितीय। अब ये वासुदेव द्वितीय है कौन भैया, ये वासुदेव द्वितीय अंतिम शासक होते हैं कुषाण वंश के, जिनकी मृत्यु होती है 102 ईस्वी में। ठीक है, 102 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये अंतिम शासक होते हैं, और इन्हीं की मुद्राएं हमें मिलती हैं कहाँ से, गोविषाण से। ठीक है, गोविषाण से इनकी मुद्राएं मिलती हैं। इनके मुद्राओं में जो है शिव व नंदी का चित्र भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ मुद्राएं हमें खटीमा से भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये तो हमने बात कर ली कहाँ कहाँ से हमें भैया कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अब आगे की बात करें फिर। अब देखो कनिष्क की अगर मैं फिर से बात करूं, उनकी मृत्यु हो जाती है, आप सभी को पता है, तो कुषाण वंश का धीरे धीरे पतन स्टार्ट होता है। फिर जैसे ही वासुदेव आते हैं, वासुदेव की भैया मृत्यु हो जाती है, वो अंतिम राजा होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में फिर किसका राज हो जाता है, यौधेय वंश का हो जाता है। ठीक है, और यौधेयों कुषाणों को कुचलने का मुख्य भूमिका यौधेय शासकों की रही। ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि देखो, मुख्य भूमिका कहूँ अगर मैं बात, तो कुषाण जो है जो आपके राज कर रहे थे, ठीक है, कुछ जो है तराई क्षेत्रों में राज कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें जो है कुचल दिया गया, किसके द्वारा, कुषाण के द्वारा। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं ना, जो ये कुषाण है ना, कुषाण लोग हैं, कुषाणों के ही सामंत थे यौधेय लोग। ठीक है, यौधेय लोग सामंत थे। जैसे ही उन्हें लगा कि यार इनका ना पतन हो रहा है, तो इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और जितने भी बचे कुछ थे तराई क्षेत्र में, उन्हें क्या कर दिया भैया, भगा दिया। ठीक है, समझ गए। अब देख लेते हैं यौधेय वंश को। अगर मैं बात करूं यौधेय वंश की, तो देखो यौधेय वंश जो है, यौधेय वंश कुड़िंदों के समकालीन थे, ऐसा लिखा गया है। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि अभी भी बात यहीं पे अटक रही है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी कुड़िंदी लोग ही वास कर रहे हैं।
ठीक है, यौधे अभी भी तराई वाले हिस्से में ही हैं। देखो ना, आपको कहाँ कहाँ से मिलती है, जौनसार भाबर यानी देहरादून से, कालो का डांडा यानी लैंसडाउन से हमें इनकी मुद्रा जो है वो प्राप्त होती है। और कहाँ से होती है, और सहारनपुर से भी इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त होती है, सहारनपुर से भी इनकी हमें मुद्राएं प्राप्त होती है। ठीक है, चलो इतना आप समझ गए। और शिमला, कांगड़ा, यहाँ से भी हमें इनकी मुद्राएं मिलती है। ठीक है, ये मध्य, अगर मैं बात करूँ तो मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में इनका शासन रहता था। ठीक है, चलो आगे मैं आपको मैप के द्वारा भी समझा दूंगा कि क्या था भैया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इनके बाद भैया कौन आते हैं। ठीक है, इनके बाद कौन आते हैं, तो देखो इनके बाद की अगर मैं बात करूँ ना कौन आते हैं, तो इनके बाद की हम बात कर लेते हैं भैया युगशैल का गोत्रीय वंश। अगर आप अजय रावत जी की पुस्तक भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी इस वंश का जो है मेंशन दिया गया है। ठीक है, आप मेंशन उसमें देख सकते हैं। ठीक है, कालसी, आप सभी को पता है कालसी देहरादून में है, उसके आसपास ही इस वंश का जो है शासन चलता था आपका। ठीक है, और गोत्रीय वंश के जो सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं वो शीलवर्मन को माना जाता है। ठीक है, और गोत्रीय वंश के प्रतापी शासक आपके शीलवर्मन हो गए। अगर मैं बात करूं शीलवर्मन जी की, तो शीलवर्मन जी ने भैया यज्ञ कराए थे, अश्वमेध यज्ञ किए थे यमुना के तट पे। ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये बात होती है 250 ईस्वी से 300 ईस्वी की। अब ये 250 से 300 ईस्वी आया है, तो अब आपके माइंड में क्या आएगा, इस समय किसका काल चल रहा होगा भैया। अगर मैं बात करूं भारत को लेके, तो भारत में इस समय किसका काल चल रहा होगा, जिस समय उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में गोत्रीय वंश था और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं तो वहाँ पे कुड़िंद लोग शासन कर रहे थे। तो इस समय जो शासन चल रहा था वो चल रहा था गुप्त साम्राज्य का। किसका भैया, गुप्त साम्राज्य का चल रहा था। अब गुप्त साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो श्री गुप्त ने इसकी स्थापना करी थी, और श्री गुप्त का जो कार्यकाल माना जाता है वो 240 से आपका 280 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। तो इसी बीच आपका एक गोत्रीय वंश भी चला होगा। ठीक है, तराई क्षेत्रों में उत्तराखंड की बात चल रही है। ठीक है, चलो फिर। और अगर मैं बात करूं आपकी, तो देखो ऐसा कहा जाता है ना, जो शीलवर्मन ने यज्ञ वेदिका का भी निर्माण किया था भैया। ठीक है, देहरादून के, ठीक है, देहरादून के बड़वाला में। चलो, और अगर मैं बात करूं आपके गुप्त साम्राज्य की, तो गुप्त साम्राज्य की तो आप सभी को पता है भैया। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में चलो बात कर लेते हैं, गुप्ती साम्राज्य की देख लेते हैं, भारत को लेकर चलते हैं, उत्तराखंड का इतिहास भी। तो देखो गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त भैया स्थापना कर देते हैं गुप्त साम्राज्य की। फिर आते हैं उसके बाद दूसरे जो शासक आते हैं वो आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आते हैं भैया चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो भैया एक आपने इससे पहले शक संवत देखा था, और यही एक नया संवत चलाते हैं गुप्त संवत। ठीक है, गुप्त संवत। अब ये जो गुप्त संवत चलता है ये आपका चलता है 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में, अब 319 ईस्वी में चलाया था, और जो गुप्त संवत है वो 319 में आया था, और शक संवत है आपको 78 ईस्वी में आया था। तो आप अगर घटा के देखोगे तो आपको कितने का अंतर दिखेगा, 241 वर्षों का अंतर दिखेगा। और यह प्रश्न आपका बनता है भैया कि जो गुप्त संवत है और शक संवत है उसके बीच कितने वर्षों का अंतर जो है हमें देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे 241 वर्षों का अंतर हमें देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, जिन्हें आप विक्रमादित्य भी कहते होगे, और विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फायान आता है, तो कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम वो देखेंगे, और अभी यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।